आइए आज हम स्टडी करेंगे अध्याय 4 प्राणी जगत। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत का पहला भूमिका और इसके बाद पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि 10 लाख प्राणी हैं, तो 10 लाख प्राणियों का हम लोग अध्ययन कैसे करें, ये हमारे लिए एक समस्या का विषय बन जाता है। तो इसके अध्ययन के लिए जैसे 1000 प्रकार की दवाएं हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला खाने बना करके उसमें अलग अलग प्रकार की दवाएं रखता है, ताकि कोई अगर पेशेंट दवा लेने आए तो अगर वो बोले कि मुझे पैरासीटामॉल चाहिए, तो उसको पता रहता है कि पैरासीटामॉल मैंने इस खाने में रखा है, तो वो उठा करके दे देता है। इसी प्रकार से 10 लाख प्राणियाँ लगभग हैं पूरी प्रकृति में। तो अब इनका हमको अध्ययन करना है, तो इनका अध्ययन इतना आसानी से तो हम लोग कर नहीं सकते। तो इनको एक ही चरित्र वाले, एक ही गुण लक्षण वाले जितने प्राणी हैं, उनको एक खाने में जैसे दवा रखी गई है, वैसे ही वर्ग बना करके उस खाने में रखा गया है, और वर्ग बनाने की वजह से ही इसका नाम वर्गीकरण पड़ा है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। अब हमने वर्गीकरण में जब वर्ग बना लिए, तो जितने भी हमारे पास जीव हैं उनको उन वर्गों में रखते चले जाते हैं। जैसे हमने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर हम लोग तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो मोजले और मेंडलीफ इन सब ने वर्गीकरण के लिए वर्ग बनाए थे और उसी में तत्वों को रखा था, जिससे हमको अध्ययन करने में आसानी मिलती थी। तो आगे देखते हैं, कह रहा है इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। अब आगे आ जाता है वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण के आधार को अंग्रेजी में बोलेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वर्गीकरण का आधार यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वर्ग में जो जीवों को रखा गया, तो वर्ग में रखने का आधार क्या था, किस आधार पर। जैसे अगर एक क्लास में बच्चे हों, तो उनको मैं कह दूं कि मैथ वाले एक कतार में बैठे और बायोलॉजी वाले एक कतार में बैठे, तो मैंने मैथ और बायोलॉजी के आधार पर 2 कतारें बना दी। इसी प्रकार से वर्गीकरण का क्या आधार है, किस आधार पर किस वर्ग में रखना है, तो उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गों में जीवों को किस आधार पर रखा। जैसे अभी हमने 2 कतारें बनाई, मैथ वाले बच्चों को अलग रखा और बायोलॉजी वाले बच्चों को अलग रखा। तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था शारीरिक सममिति का मतलब शरीर की सिमेट्री। जैसे जो मनुष्य है, इसको बीच से अगर फाड़ा जाए तो 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसको कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति। और अगर कोई गेंद है, उसको कहीं से भी बीच से काटा जाए तो 2 बराबर भाग हो सकते हैं, तो इसी को हम लोग बहुपार्श्व सममिति या त्रिज्य पार्श्व सममिति भी कह सकते हैं। आगे किस तरह की पार्श्व सममिति हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस समझने की बात यह है कि शारीरिक सममिति का मतलब क्या है। प्रगुहा की प्रकृति यानी जो इंटेस्टाइन है हम लोगों में, जहाँ पर खाना जाता है, ये पूरा भाग, इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो कह रहा है अंग्रेजी में बॉडी सिमेट्री नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम का मतलब प्रगुहा, प्रगुहा का मतलब हमारे मुंह से लेकर के
एनस तक, यानी जहाँ से खाना खाते हैं और जहाँ से लैट्रिन करते हैं, इस पूरे द्वार को, पूरे रास्ते को सीलोम हिंदी में प्रगुहा कहते हैं। तो इस बात को समझना है। आगे आ जाता है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो प्रगुहा सिस्टम है, जहाँ पर हम खाना खा के हमारे पेट में रुकता है, वहाँ पर खाना कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके इसके बाद हमारे शरीर में पहुंचकर ऊर्जा देता है। तो इस पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कहते हैं। अब आगे देखिए परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब दिल हमारा धड़कता है, हृदय हमारा धड़कता है, और हृदय धड़कने से पूरे शरीर में खून का संचार होता है। तो इस खून के संचार को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और शरीर में और बहुत सारे संचार जो हो रहे हैं, तो पूरे को मिला करके परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वह जनन तंत्र की संरचना, वह जनन तंत्र की संरचना। जनन तंत्र का मतलब वो तंत्र, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे, तो वो तंत्र जिससे बच्चे पैदा होते हैं और अगली किसी संतति की पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संतति आगे बढ़ती है। में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया गया है। तो ध्यान देना है कि किस किस आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, तो इसको ध्यान देना है। पहले तो कोशिका की व्यवस्था, शरीर की सममिति, तीसरा है प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र। ये सब कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त रूप से वर्गीकरण प्रयुक्त किया गया है। तो इसको ध्यान देना। अब नीचे कुछ का वर्णन किया जा रहा है। तो पहले संगठन के स्तर, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। तो संगठन के स्तर, इसको अंग्रेजी में अगर देखें हम, तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात को समझना है, क्योंकि नीट का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो किस आधार पे हमको क्वेश्चन कैसे करना है वो बातें समझना है। तो यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी बहुकोशिकीय जगत जीव हैं, जिनमें कोशिका एक से ज़्यादा है, तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सब जीवों में जो कोशिका का संगठन है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन के स्तर हैं, वो सब एक जैसे नहीं है। कह रहा है उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में है। तो स्पंज का अगर उदाहरण देखा जाए तो स्पंज में क्या है, कोशिकाएं बिखरे हुए स्वरूप में रहती हैं, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो हमारी स्पंज है, इसमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आगे कह रहा है कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। इसको ध्यान देना कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच कार्य का विभाजन होता है। आगे आ जाता है, अब ये देखिए सब हमारे संघ हैं, जिनको फाइलम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो पहला संघ बताया स्पंज का, आगे बता रहा है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। तो जो सिलेंट्रेट है आगे का संघ, उसमें कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं। तो इसको ध्यान देना है कि हमारा जो स्पंज है वो सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखता है, यानी कोशिकीय स्तर होता है, जबकि सिलेंट्रेटा में कोशिकाएं इकट्ठा होकर के संगठित होकर के कार्य करती हैं।
तो जब कोशिकाएं संगठित होकर के कोई कार्य संपन्न करती हैं तो कोशिकाओं के उस संगठन को हम लोग ऊतक कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टिश्यू कहते हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। तो सिलेंट्रेटा में हमारा क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऊतक स्तर का संगठन होता है। तो इस बात को समझना है। अब आगे देखते हैं। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटिहेल्मिन्थेज में के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शरीर तो इसको समझना है। पहले कह रहा है कि पहले तो यहां से यहां तक पूरा अंडरलाइन करिए। अब कह रहा है इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटिहेल्मिन्थ, प्लेटी का मतलब चपटा, हेल्मिन्थ का मतलब क्रमी, तो जो चपटे क्रमी होते हैं वो इस ग्रुप में रखे जाते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में, जो और अन्य उच्च संघ हैं जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। तो अब इस बात को ध्यान दे दिए, अगर कोशिकाएं अलग अलग कोशिका अपना अलग अलग कार्य करेगा तो कोशिकीय स्तर का संगठन माना जाएगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोशिकाएं इकट्ठा होकर के बहुत सारी कोशिकाएं किसी एक प्रकार का काम करेंगी तो उसको ऊतक कहेंगे, तो ऊतक स्तर का संगठन बोला जाएगा। अगर बहुत सारे ऊतक मिल करके कोई एक प्रकार का कार्य करेंगे तो ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, तो हम बोलेंगे कि अंग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जो कि प्लेटिहेल्मिन्थेज तथा इससे उच्च संघों में पाया जाता है, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा। अब ये आ जाता है रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक। अब आगे देखिए, हम लोग अंडरलाइन करेंगे, शारीरिक कार्य करते हैं यहाँ तक, तो इसको ध्यान देना है। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाता है। तो प्रत्येक तंत्र जब ऊतक मिल करके कोई विशेष प्रकार का काम करते हैं तो इसे अंग तंत्र स्तर का संगठन कहा जाता है। तो इसको ध्यान देना। अब देखिए रज्जुकी वर्ड पीछे आया था, रज्जुकी का मतलब होता है, अब इसको देख के समझते हैं। रज्जुकी का मतलब अंग्रेजी में कार्डेट्स होता है, और रज्जुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ रज्जु, आपने शब्द सुना होगा रीढ़ रज्जु शब्द। तो रीढ़ रज्जु का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, रीढ़ पाई जाती है, उनको रीढ़ रज्जु वाले जीव बोला जाएगा, और अंग्रेजी में उनको कार्डेट बोलेंगे। तो इसको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अब ध्यान देना है कि जो अंग तंत्र सिस्टम के जो जीव होते हैं उनमें फिर आगे परिवर्तन आ जाता है। अगर हम पाचन की बात करें यानी डाइजेशन की बात करें तो दो प्रकार का हो जाएगा, अपूर्ण या पूर्ण। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही वाह द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेज। तो इसको ध्यान देना है कि जब पाचन की बात आ जाएगी तो पाचन दो प्रकार का होता है, पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी हो सकता है। अपूर्ण में क्या होगा कि जैसे हम लोगों में मुंह है और लैट्रिन का रास्ता अलग है, नीचे है, लेकिन जिसमें अपूर्ण पाचन तंत्र होगा
तो उसमें केवल मुंह जैसा होगा और वही खाने का भी काम करेगा और वही लैट्रिन जाने का भी काम करेगा। उसका उदाहरण क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थी, जिसने बता दिया। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। देखो बता दिया कि जो पूर्ण पाचन तंत्र होता है उसमें 2 द्वार होते हैं, मुख और गुदा। अंग्रेजी में मुख को माउथ बोलते हैं और गुदा को एनस बोलते हैं। इसी प्रकार प्रसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, खुला तथा बंद। तो प्रसंचरण तंत्र की, अभी पाचन तंत्र की बात किया हमने, अब परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में जैसे खून का सर्कुलेशन होता है, पूरे शरीर में खून दौड़ता रहता है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। इसको ध्यान दीजिए कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें रक्त का बहाव सीधा हृदय से कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं, सीधे बाहर भेजा जाता है। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी शिरा तथा कोशिकाएं। धमनी शिरा तथा केशिकाएं होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा है। केशिकाएं मतलब कैपिलरीज, जो धमनी का मतलब आर्टरी, शिरा का मतलब वेन और केशिका का मतलब कैपिलरी, जो बहुत पतली होती हैं। इन्हीं के फिर से शाखाएं बन जाती हैं तो केशिकाएं बनती हैं। इसको ध्यान देना। धमनी क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ले जाती है और शिरा यानी वेन क्या करती है? अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से फिर हृदय के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है शुद्ध होने के लिए। तो इस बात को ध्यान देना। अब आगे आ जाता है हमारा सममिति। सममिति को अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। तो सममिति का मोटी मोटी भाषा में अर्थ समझिए। जैसा अभी हमने बताया कि सममिति का मतलब है कि हमको किसी चीज को काटना है। अब काट के अगर 2 भाग बन जाएंगे तो द्विपार्श्व सममिति बोलेंगे। तो और कहीं से भी काटने में 2 बराबर भाग बनेंगे तो अरीय सममिति बोलेंगे। अभी इसको देख लेते हैं, तो इसको समझते हैं। कहीं से भी का मतलब कि कहीं एक जगह से सब जगह, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे काटें, ऐसा नहीं। तो इसको समझते हैं। देखो कह रहा है प्राणी को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं। तो जो स्पंज होते हैं वो हमारे असममित होते हैं। अर्थात देखिए, अर्थात इसका मतलब भी समझ, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। तो कोई भी अगर हम अक्ष मान लें, किसी भी अक्ष को मान करके अगर काटेंगे हम स्पंज को तो 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसलिए इनको असममित बोलते हैं। मतलब इनमें किसी भी तरह से काटने पर 2 बराबर भाग नहीं बनेंगे। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममित कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। कोई केंद्रीय अक्ष मान लिया जाए अगर, और उसको किसी भी केंद्रीय अक्ष पर कहीं से भी अगर काटा जाए, कोई अक्ष बना करके कहीं से भी काटा जाए और अगर 2 बराबर भाग बन जाए तो उसको हम रेडियल सिमेट्री या हिंदी में अरीय सममित बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कोई एक केंद्रीय अक्ष मानेंगे और उसको कहीं से भी अगर काट दें तो बराबर अगर भाग में बंट जाए तो उसको हम रेडियल सिमेट्री या हिंदी में अरीय सममिति बोलते हैं। और अरीय सममिति देखिए सिलेंट्रेट, टीनोफोरा तथा इकोनोडर्मेटा में इसी प्रकार की सममिति होती है। तो ये एग्जाम्पल डायरेक्ट नीट में पूछेगा तो ये आपको याद रखना है कि रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है। चित्र 4.1 का आशय है। तो चित्र 1 इसको फिर देख लेते हैं। अभी
अब देखिए आगे क्या कह रहा है, किंतु एनिलिडा आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है, इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि किसी एक अक्ष के द्वारा कह रहा है, किंतु एनिलिडा आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं तथा बाएं भाग में बांटा जा सकता है, इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं या बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे अंग्रेजी में। हिंदी में द्विपार्श्व सममित, अंग्रेजी में बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल और बाइलेटरल में फिर समझिए, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा से अगर काटें और दो बराबर भाग बन जाएं तो अरीय सममित या रेडियल सिमेट्री होगी। लेकिन एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा से अगर काटें और दो बराबर भाग में बढ़ जाए तो द्विपार्श्व सममित होगा। जैसे हमारा शरीर है, अगर बीच से खड़ा खड़ा काटा जाए तो दो बराबर भाग बनेंगे, इसको द्विपार्श्व सममित कहेंगे। कहीं से भी काटने में दो बराबर भाग नहीं बन सकते तो अरीय सममित नहीं हो सकती है। अब इनका चित्र द्वारा हम लोग देख लेते हैं, चित्र तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है अरीय सममित, ये हाइड्रा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो देखिए अरीय सममित है, तो अरीय सममित में क्या है कि ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये चित्र बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे हाइड्रा है। हाइड्रा इसी तरह होता है। तो देखिए हाइड्रा को किसी भी एक अक्ष अगर हम ये मान लें, एक ये अक्ष मान लें, तो देखिए इसमें किसी भी तरीके से काटा जाए तो ये जो है बराबर बराबर दो भागों में बटेगा। किसी भी तरीके से काटें इस अक्ष के अनुरूप, किसी भी तरीके से, तो ये अरीय सममित हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपने में देखें तो एक ही अगर इस अक्ष को माना जाए तो एक ही जगह से काटेंगे तभी दो बराबर भागों में बटेगा, तो इसको द्विपार्श्व सममित हमारे शरीर में बोला जाएगा, इसमें रेडियल बोला जाएगा। तो अरीय सममित को अंग्रेजी में रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। आगे देखते हैं, ये देखिए ये हमारा केकड़ा है, इसमें देखिए केकड़ा है, केकड़े को यहाँ से काटेंगे इस तरह से तभी ये दो भाग में बढ़ सकता है, और कहीं से भी इसी अक्ष के इधर उधर काट देंगे तो नहीं दो भाग बराबर हो पाएंगे, तो इसको द्विपार्श्व सममित बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। तो इन बातों को ध्यान देना है। अब आगे आ जाता है देखिए द्विकोरिकी तथा त्रिकोरिकी संगठन, यानी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन। इसको अंग्रेजी में कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसको समझिए। तो देखिए कोरकी जैसा अभी हमने बताया कि जैसे हमारी मुख से लेकर के एनस तक, माउथ से एनस तक यानी मुंह से गुदा तक अंदर जो एक रास्ता है, कैनाल है, गुहा है, जिसको हम लोग अभी पाचन तंत्र वाली गुहा बोलते हैं, तो उसी के आधार पर यह द्विकोरिकी तथा त्रिकोरिकी शब्द बना है, यानी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब कैसे बना इसको समझिए। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, अब देखिए भ्रूण की बात कर रहा है, जब बच्चा पेट में होता है या बच्चे का मतलब निर्माण होना होता है तो एक कोशिका होती है, उस कोशिका से डेवलप होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं भ्रूणी स्तर पे। तो भ्रूणी स्तर पे कह रहा है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म यानी अंतर त्वचा, वे द्विकोरिकी कहलाते हैं, जैसे सीलेंट्रेटा। तो ध्यान देना कि भ्रूणी स्तर की बात कर रहा है, यानी जब उसका संसार में वो आना शुरू करता है कोई जीव, तो एक कोशिका से शुरुआत हो करके जब वो आना शुरू करता है तो अगर दो स्तर बनते हैं तो उसको द्विकोरिकी बोलते हैं। उन दो स्तरों में एक बाहरी त्वचा होती है, बाह्य त्वचा, जिसको एक्सटर्नल एक्टोडर्म बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्टोडर्म बोलेंगे, बाहर तो रहेगी एक्टोडर्म, और अंदर वाली त्वचा को इंडोडर्म
या अंग्रेजी में हिंदी में अंतः त्वचा कहते हैं, वे द्विकोरिकी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी का यहाँ पर एग्जाम्पल बना के दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए अंतर त्वचा ये है और बाहरी त्वचा ये है, इसके बीच में जेली जैसा पदार्थ होता है, जैसे गोंद होता है लिबलिबा, वैसा पदार्थ इन दोनों अंतर त्वचा बाहरी त्वचा को जोड़ता है, जिसको मीजोग्लिया कहते हैं, अंग्रेजी नाम है। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में 3 भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है त्रिकोरिकी कहलाते हैं। तो वे प्राणी जिनमें 3 स्तर हो जाते हैं, बाहरी एक्टोडर्म, आंतरिक इंडोडर्म यानी बाह्य त्वचा और अंदर त्वचा अंतः त्वचा, उसके बीच में एक त्वचा और आ जाती है मध्य त्वचा, जिसको अंग्रेजी में मीजोडर्म कहते हैं, तो उनको त्रिकोरिकी कहते हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। चित्र 4.2 में ये देखिए बा वाला दिखाया गया है, तो बाह्य त्वचा हमारी ये हो गई और अंतर त्वचा ये हो गई, और ये बीच में भी देखिए कोशिकाओं की ऐसे ऐसे कोशिकाएं बनाई गई हैं, इनकी त्वचा हो गई, जिसको मीजोडर्म बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, बाह्य त्वचा है एक्टोडर्म, अंदर की त्वचा है अंतर त्वचा, जिसको इंडोडर्म बोलते हैं। यहाँ बीच में देखिए कोशिकाएं नहीं है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, गाढ़ा तरल पदार्थ, जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। इसमें क्या है, गाढ़ा तरल पदार्थ जहाँ भरा था वहाँ भी कोशिकाओं का स्तर बन गया, इसलिए बाहरी त्वचा को बाह्य त्वचा, अंदर वाली त्वचा को अंतर त्वचा, बीच वाली को मध्य त्वचा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मीजोडर्म कहते हैं। तो ये हमने अच्छे से देख लिया। अब देखिए आ जाती है बात एग्जाम्पल की, तो द्विकोरिकी का एग्जाम्पल हमारा क्या है, सीलेंट्रेटा, और त्रिकोरिकी का हमारा एग्जाम्पल क्या है, जिसमें मीजोडर्म भी आ जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से रज्जुकी तक, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज से कार्डेटा तक। रज्जुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी बन गई है वो जीव, तो ये हमारे आ जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज से रज्जुकी तक ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिकी। उसके पहले वाले जो सीलेंट्रेटा है ये द्विकोरिकी होते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा सीलोम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रगुहा, यानी खाली जगह। गुहा का मतलब कैविटी अंग्रेजी में होता है, खाली स्थान, और खाली स्थान का द्वार हो जाए तो उसी को आने जाने का रास्ता हो जाए तो उसी को प्रगुहा कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में सीलोम कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थित वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। तो इसको ध्यान देना है कि शरीर की भित्ति तथा आहार नाल, हमारे शरीर का बाहर की जो भित्ति है यानी लेयर है, जिसको त्वचा कहते हैं, और अंदर आहार नाल है जो खाली जगह है, तो उसके बीच का जो स्थान है, तो उसकी बात कर रहा है कि शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति। ध्यान देना है, शरीर की भित्ति यानी जो झिल्ली है और आहार नाल की एक अलग गुहा है, तो उसके बीच में कोई उपस्थित जगह हो, तो उसी की बात कर रहा है कि शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थित अथवा अनुपस्थित वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मतलब मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा यानी प्रगुहा कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि मीजोडर्म जिसमें पाया जाएगा, तो मीजोडर्म से आच्छादित जो गुहा होगी उसी को हम लोग प्रगुहा कहते हैं। तो जो खाली जगह होगी भीतर, अगर वो मीजोडर्म से आच्छादित है तो इसको प्रगुहा कहेंगे। तो ये देखिए ये बाह्य त्वचा हो गई, ये अंदर वाली त्वचा, ये मध्य त्वचा हो गई, और यहाँ पर खाली स्थान है, तो इसको जो है हम लोग प्रगुहा कहेंगे। ये अंदर वाला ये खाली स्थान ही हमारा क्या है, ये है हमारा आहार नाल, जहाँ पर खाना रुकता है, तो इसकी बात नहीं हो रही है, ध्यान देना। ये जो है बाहरी बाह्य
एक्टोडर्म जिसको बाह्य त्वचा, ये अंदर वाली इंडोडर्म, ये बीच वाली मीजोडर्म, और इसके जगह यहाँ पर खाली जगह है। तो मीजोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में देख। तो वही कह रहा है कि मीजोडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छादित गुहा। मध्य त्वचा ये वाली है, इससे आच्छादित का मतलब ढकी हुई। तो ये गुहा इस मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म से ढकी हुई है, तो इसको हम प्रागुहा कहेंगे। तथा इसके युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहेंगे, और जिनमें पाई जाएगी तो प्रगुहा को अंग्रेजी में सीलोम कहते हैं, और जिनमें सीलोम पाई जाएगी उन प्राणियों को सीलोमिक एनिमल कहेंगे। उदाहरण क्या है? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा तथा कार्डेटा। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के उसको देख लेते हैं जो सीलोमिक में आते हैं। क्या कहा था? प्लेटीहेल्मिन्थीस से रज्जुकी तक ये त्रिकोरकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जिनमें मीजोडर्म पाया जाएगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से रज्जुकी यानी कॉर्डेटा तक सब ऐसे ही रहेंगे। तो वहाँ चाहे 10-20 नाम दे दो या ऐसे समझ लो। तो प्रगुही प्राणी कौन कौन से हैं? इकोनोडर, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा तथा कार्डेटा। हेमी का मतलब आधा, आधे शरीर में रीढ़ की हड्डी होगी तो हेमिकार्डेटा कहे जाएंगे। कार्डेटा का मतलब पूरे शरीर में रीढ़ की हड्डी होगी। तो समझ में आ गया कि प्रगुही प्राणी किसको कहेंगे? जिसमें एक गुहा होगी, खाली स्थान होगा, और वो मीजोडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छादित यानी ढका हुआ रहेगा। अब देखिए, कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतर त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कूट गुहिक यानी स्यूडोसीलोमिक अंग्रेजी में कहते हैं। उदाहरण क्या है? एस्केल्मेंथीस। तो इसको ध्यान देना है कि कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें मध्य त्वचा से आच्छादित गुहा नहीं पाई जाती है, बल्कि बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तो इस गुहा को हम लोग कूट गुहिका, कूट का मतलब मिथ्या, मिथ्या का मतलब असत्य, मतलब सही नहीं है। तो अंग्रेजी में इसी असत्य को स्यूडो बोलते हैं, मिथ्या। तो कूट गुहिका यानी स्यूडोसीलोमिक बोलेंगे। इसका उदाहरण है एस्केल्मेंथीस। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको कूट गुहिका कह रहा है। बाहरी बाह्य त्वचा है, मध्य त्वचा है, और अंतर त्वचा देखिए नहीं दिख रही है। मीजोडर्म आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा बाह्य त्वचा एवं अंतर त्वचा के बीच बिखरी हुई होती है। ये देखिए, मध्य त्वचा यहाँ बिखरी हुई है। तो इसको हम गुहिका को कूट गुहिका कहेंगे, अंग्रेजी में स्यूडोसीलोम बोलेंगे। इसका उदाहरण है एस्केल्मेंथीस। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहीय कहते हैं। जिनमें शरीर वाली गुहा ही नहीं पाई जाती यानी सीलोम ही नहीं पाई जाती, उनको अगुही यानी एसीलोमिक बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब देखिए, स वाले में बाह्य त्वचा, अंतर त्वचा, मध्य त्वचा, और ये आहार गुहिका है जिसको आहार नाल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी गुहा नहीं है, इसलिए अगुहीय यानी एसीलोमिक इसको बोलेंगे। उदाहरण क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए क्वेश्चन कि हमसे ये पूछा जाएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, डिप्लोब्लास्टिक यानी, और ये पूछा जाएगा सीलोमिक कौन है, एसीलोमिक कौन है, स्यूडोसीलोमिक कौन है। इसका एग्जाम्पल सब पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन, यहाँ आगे जो आता है हमारा वो है खंडी भवन। इसको अंग्रेजी में सेगमेंटेशन बोलते हैं। खंडी भवन का आपको मतलब इस देख करके समझ में आ रहा होगा कि सेगमेंटेशन का मतलब है बहुत सारे सेगमेंट, मतलब टुकड़े कर देना, किसी चीज़ के टुकड़े किए जाएंगे। तो अंग्रेजी में सेगमेंटेशन और हिंदी में खंडी भवन, यानी खंड खंड करके जो भवन बना है
मतलब जो भवन है उसमें कितने खंड हैं, एक खंड है कि दो खंड कि तीन खंड। भवन मतलब घर। वैसे शरीर हमारा भगवान के द्वारा बनाया गया घर है, उसमें कितने खंड है, मतलब कितने टुकड़े से बन करके बना, मिल करके बना हुआ है, उसी को हम लोग खंडी भवन कहेंगे। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुए में शरीर का खंडी भवन होता है और यह विखंड अवस्था कहलाती है। तो इसको ध्यान देना है कि खंडी भवन का मतलब होता है शरीर के बहुत सारे खंड, जो अभी हमने बताए हैं कि बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर के शरीर बना हो, तो उसको खंडी भवन कहेंगे, यानी सेगमेंट कहेंगे। प्रत्येक टुकड़े को एक सेगमेंट कहेंगे और विखंडा अवस्था को सेगमेंटेशन बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो सेगमेंटेशन यानी खंड का जो फिनामिना है यानी तरीका, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मेटामेरिज्म। तो पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो बॉडी होती है उसको कितने टुकड़े में है, उस टुकड़े की प्रक्रिया, जो फिनोमिना है, तरीका, उसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलेंगे। और हिंदी में इसी का बहुत प्यारा नाम है, जिसको कहेंगे विखंडा अवस्था। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे आ जाता है पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नोटोकार्ड। अगर हम पेट की बल लेट जाएं तो जो पीठ होती है, पीठ को ही पृष्ठ कह रहा है। तो पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है, इसी को हम लोग पृष्ठरज्जु यानी अंग्रेजी में नोटोकार्ड कहते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कह रहा है सलाका रूपी पृष्ठरज्जु। सलाका का मतलब जैसे सलाखों के पीछे मतलब सरिया रहती हैं, तो इसी प्रकार से सीधी। तो सलाका रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन यानी भ्रूण का जब बड़ा होता है, विकास होता है, तो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। तो ध्यान देना है कि जो नोटोकार्ड है, पृष्ठरज्जु है हमारी, वो मीजोडर्म यानी मध्य त्वचा से बनी होती है। सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोटोकार्ड किससे बनी। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कार्डेट कहते हैं, तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी यानी नॉन कार्डेट कहते हैं। तो इसको ध्यान है, कार्डेट, कार्डेट का मतलब रज्जुकी, पृष्ठयुक्त रज्जुयुक्त प्राणी जो है, और पृष्ठरज्जु रहित प्राणी, इसको क्या बोलेंगे? नॉन कार्डेट बोलेंगे, यानी अरज्जुकी बोलेंगे। अब आगे हमारा आ जाता है प्राणियों का वर्गीकरण। तो प्राणियों का वर्गीकरण अभी हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।